हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो हमारी क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस चल रही है उसका आज हम चैप्टर नंबर 7 करने वाले हैं। इससे पहले 6 चैप्टर्स आपके हो चुके हैं। टोटल इस बुक में 8 चैप्टर्स हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे और फ्राइडे को आपका चैप्टर नंबर 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपकी संडे की क्लास होगी उसमें हम अपना चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8 तीनों का कंबाइंड एक रिवीजन कर लेंगे, जो कि हमारी वीक 3 वाली क्लास होगी। ठीक है, इतना क्लियर होगा आपको। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आपकी क्लास होती है और उसके बाद संडे को आपका तीनों क्लासेस का रिवीजन होता है। ठीक है, क्लास 6 की पॉलिटी अभी चल रही है। उसके बाद होली के बाद आपकी क्लास 7 स्टार्ट हो जाएगी, पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद फिर हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं और सीरियसली एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो आपके पास इस बार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसे मिस मत करिए। बहुत जल्दी आपका नोटिफिकेशन आ गया है। अभी आपके पास 3-4 महीने हैं। अगर आप बहुत अच्छे से लग के पढ़ाई करते हैं तो आप अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर तो अटैम्प्ट 2 बार साल में होता ही है, आप देते रहिए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, डिटेल में डीप में स्टडी करिए, तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर से क्लियर होगा। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। अब तक आपने गांव के बारे में पढ़ लिया, ग्रामीण प्रशासन के बारे में पढ़ लिया, शहरी प्रशासन जो होता है उसके बारे में पढ़ लिया कि गांव में काम किस तरीके से होता है, शहर में काम किस तरीके से होता है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गई। आज जो है वो ग्रामीण जीवन में आजीविका। आजीविका मतलब क्या होता है कि हम ऐसे क्या क्या काम करते हैं जिससे आप अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं या अपना गुजारा करते हैं, या आपकी दिनचर्या कैसी है, या आप कैसे रह रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसमें आपको पता चलेगा कि जो पहले पार्ट थे उसमें जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नज़र डाली। हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहाँ के लोगों के काम धंधे पर कैसा असर पड़ता है, वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ की फसलें, दूसरी चीज़ें किस तरह से उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस पाठ में आप क्या देखने वाले हैं कि गाँव में लोग किन किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले 2 पाठों की तरह यहाँ भी हम इसकी पड़ताल करेंगे, क्या लोगों के पास आजीविका चलाने का समान अवसर उपलब्ध है या नहीं, उनके जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं और वे अनेक समस्याओं का सामना करते हैं। ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में क्या होगा कि आप अलग अलग गाँव की या अलग अलग लोगों की समस्याओं के बारे में समझेंगे कि कोई लोग मजदूरी करके किस तरीके से अपने जीवन चला रहे हैं, कोई लोग मछली पकड़कर उन्हें बेचकर फिर अपना जीवन चला रहे हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग छोटी सी स्टोरीज है जिनको कंबाइन करके चैप्टर का बनाया गया है। अब जैसे कि ये है कलपट्टू गांव, ये तमिलनाडु में है, समुद्र तट के पास एक गांव है। यहाँ लोग कई तरीके के काम करते हैं, जैसे दूसरे गाँव की तरह यहाँ भी खेती के अलावा बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी, ये सब कुछ बनाया जाता है। अब यहाँ पर कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में भी अपनी सेवाएं देते हैं। हर तरीके के लोग होते हैं। ठीक है, यहाँ दुकानदार और व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है, उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे कि चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान, 2 दुकानें बीज और खाद की भी हैं, 4 दुकानें चाय की हैं, और यहाँ पर टिफ़िन भी मिलता है। टिफ़िन का यहाँ पर मतलब होता है कि आपको स्नैक्स टाइप हल्का फुल्का मिल जाता है, जो आप सुबह के नाश्ते में और शाम के नाश्ते में खा सकते हैं। अब इनके पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है, चाय की दुकान के पास। उसके घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोगों के पास शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिलें जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। ठीक है, आपने देख लिया कि कोई किसी तरीके से काम करता है, किसी की अपनी दुकान होती है, कोई मजदूरी करता है, कोई खेती करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो बात करते हैं हम वो पढ़ रहे हैं तुलसी के बारे में। ठीक है, हम सब यहाँ रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टू के 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले भी मैं मायके में धान के खेत में ही मजदूरी करती थी
और यहाँ मैं सुबह 8:30 बजे से शाम के 4:30 तक काम करती हूँ। जो रामलिंगम की पत्नी है करुथम्मा, वो काम की निगरानी करती है कि मैं ठीक से कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, ये सारी निगरानी करना एक तरीके से। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौक़ों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ, रोप मतलब लगान रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए भी बुलाएगा। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने में और देर तक पानी में पैर डुबोए रखने में तकलीफ होती है। रामलिंगम एक दिन का 40 रुपया मजदूरी देता है। कितने रुपए देता है वो? 40 रुपये देता है। आजकल आलू भी 25-30 रुपये किलो होते हैं। अब ज़रा सी सब्जी लेने भी जाओ तो भी आपके 100 रुपये ख़त्म हो जाते हैं। अब मेरे गांव में मजदूरी के रेट से ये थोड़ा सा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहीं आती हूँ क्योंकि मुझे रामलिंगम पर भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वो और सस्ते में मजदूरों को नहीं ढूंढेगा। अब जो मेरे पति हैं रमन, वो भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। साल में इन महीनों में वे खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो पास की धान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है उसको, वो काम करता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाते हैं। अब खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ, सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सफाई करती हूँ और दूसरों की औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ और गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल जहाँ से पानी लाती हूँ। मेरा पति घर का सामान और साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो इनकी दिनचर्या है वो सुबह से शुरू होकर रात तक किस तरीके से चलती रहती है, किस तरीके से ये दिन का कमाते हैं और दिन का ही खाते हैं। ये वाली चीज़ है। अब हमारी 2 बेटियां हैं जो हमारे जीवन की खुशी हैं। दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल में ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय भी बेचनी पड़ गई थी। अब जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा कि ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी, जलावन की लकड़ी लाने के लिए, जानवर चराने में बीतता है। ये क्या कहता है? अब देखो वो 1 किलोमीटर पानी लेने की लिए जा रही है, फिर वहां से पानी लेके फिर वो 1 किलोमीटर वापस आ रही है। तो सुनो, उसको आने में जाने में कितना उसका समय लगा। या जंगल से लकड़ी लेने जा रही है तो लकड़ी लेगी फिर आएगी, कितना उसका समय उसमें चला जाएगा और इन चीज़ों के लिए उसको कोई पैसा भी नहीं मिलता है। लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि अगर ये काम नहीं होंगे तो उनका गुजारा कैसे होगा। और जो मजदूरी होती है उससे तो थोड़ा सा ही पैसा मिलता है। अब 40 रुपये में आप कैसे घर चला लोगे बताइए। घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना ही पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे से टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है और वो दूसरे की ज़मीन में मजदूरी का काम करते हैं। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिलता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरीके का पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है क्योंकि काम भी मौसम के हिसाब से मिलते हैं ना। अब यहाँ पर एक और की स्टोरी आ जाती है, वो है शेखर। हमें ये धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूँ। और व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाजार में बेचूंगा तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी चुकाना होता है तो इसलिए मुझे थोड़ा सा कम दाम पर बेचना पड़ता है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचे। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिला। इसमें से कुछ में से मैं अपना उधार चुका दूंगा, बाकी घर में लग जाएगा। लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है। मतलब इतना जो आता है वो उतने में सिर्फ 8 महीने ही चल पाता है, इसलिए मुझे और पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ। वहाँ मैं पड़ोसी गाँव के किसानों से धान इकट्ठा करके उसमें से मदद करता हूँ। हमारी एक संकर गाय है। हम उसका दूध यही सहकारी समिति में बेच देते हैं जिससे रोज के खर्चे के लिए पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। आपने तुलसी की कहानी समझ ली, शेखर की कर ली। अब कर्जा लेने पर क्या होता है, जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा कि कई बार शेखर जैसे किसान ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर क्या होता है कि ये पैसे बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते तो फसल में कीड़ा लग जाता है, फसल पूरी बर्बाद हो जाती है। कई बार ऐसी होती है कि बारिश पूरी तरीके से नहीं होती तो वो भी फसल को ख़राब कर देती है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है भाई,
जब फसल बिकेगी तभी तो वो अपना उधार चुकाएंगे। अब फसल तो बेकार हो गई तो उधार कहाँ से चुकाएंगे, फिर एक और कर्जा लेंगे, फिर उस फसल को करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अपना वो उधार चुका नहीं पाते हैं। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसे या कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। मतलब एक बार उन्होंने कर्जा लिया, उनकी फसल बेकार हो गई, वो कर्जा तो उतार नहीं पाए, फिर उन्हें दोबारा कर्जा लिया घर चलाने के लिए, फिर उन्होंने दोबारा, तो वो कर्जा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना कि किसान चाहे कितना भी कमा ले उसको चुका ही नहीं पाता। तो इस स्थिति में किसान कर्ज तले दब जाता है और कुछ सालों में किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। कई किसान तो इस चक्कर में आत्महत्या भी कर लेते हैं। अब रामलिंगम और करूथम्मा। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज और कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान भी है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया है और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया है। वे कलपट्टू और आसपास के गांवों से ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब भारत के खेतिहर मजदूर और किसान किस तरीके से हैं, जैसे कि कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतिहर मजदूर हैं, शेखर की तरह के छोटे किसान हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। आपने 3 तरीके के 3 फेज देख ली, जैसे कि तुलसी हो गई जो कि बिल्कुल ही एक तरीके से ग्राउंड लेवल पर है। उससे थोड़ा सा अगर ऊपर चलते हैं तो शेखर आ जाता है, उससे ऊपर चलते हैं तो रामलिंगम के जैसे परिवार आ जा सकते हैं। अब भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूर के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं जिनके पास ज़मीन ही नहीं है और कईयों के पास ज़मीन है तो वो बहुत छोटे छोटे से टुकड़े हैं। अगर हम शेखर की बात करते हैं तो शेखर जैसे छोटे किसान को लें तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि 80% जो किसान है उसकी स्थिति यही है। ऐसे किसान गाँव की अधिकतर ज़मीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे शुरू कर दिए हैं, जैसे कि दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्री लगा ली, इस तरीके के काम उन्होंने शुरू कर दिए हैं। अब हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर भी निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन है। इसमें क्या होता है, महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने, इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद कर देते हैं। जैसे कि होता है ना कि आप एक आपकी सैलरी तो एक अलग आ रही है लेकिन आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए बहुत सारे काम करते हैं, तो ये उसी तरीके की एक चीज़ है। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। वो दूध बेचते हैं, फिर उनसे उसको पैसा मिलता है, तब जाके उनका घर चलता है। अब समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। अब यहाँ पर आप अरुणा की स्टोरी सुनेंगे और पारीवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने और एक परिवार के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती है। ये क्या है, यह एक गांव है जिसका नाम चिजामी है। यह नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं। वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ ज़मीन की छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस ज़मीन की सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारे को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह जाता है और ये चावल की खेती के लिए सबसे उत्तम होता है, क्योंकि चावल की खेती के लिए सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत है लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेत में काम करते हैं। वे 6 से 8 लोग एक समूह बनाते हैं, इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार का साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाता है। ऐसा कई दिनों तक चलता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, अब ये हम जो अरुणा है और पारीविलन है उसकी स्टोरी समझते हैं, ये किस तरीके से अपनी आजीविका चलाते हैं। अब पुदुपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास है और वहाँ चारों ओर जाल और कैटामरेन मछुआरों की खास तरह की एक छोटी सी नाव होती है। पंक्तियाँ दिखाई देती है। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमा गहमी रहती है। क्यों रहती है? इस समय सारे एक कैटामरेन मछलियाँ पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने से और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं, जिनमें कि मेरा पति पारीवेलन, मेरा भाई जीजा आज बड़ी देर से लौटे। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि क्या हो गया। हमारे कैटामरेन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते। उन्होंने बताया कि आज वो तूफान में फंस गए थे।
आज जो मछलियाँ पकड़ी थी उनमें से मेरे परिवार के लिए कुछ मछलियाँ एक तरफ उठाकर रख दी थी, बाकी मैं नीलाम कर दूंगी। अब नीलाम क्या होता है कि इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है वह 4 भागों में बँट जाता है। 3 हिस्से उन लोगों में बँट जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं, बाकी 1 हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। चूँकि जाल और कैटामरैन और उसका इंजन हमारे हैं तो वह हिस्सा हमें मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर इंजन खरीदा है जो कैटामरैन में लगा हुआ है। इससे ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। अब नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदती हैं वो टोकरी भर भर कर पास के गाँव में बेचने के लिए ले जाती हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान कभी 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जाते क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते हैं। वे खाली महीने काटना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बहुत नुकसान हुआ था। ठीक है, यह आपने इसकी स्टोरी सुन ली। अब ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की क्या क्या साधन होते हैं। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं, कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरीके का काम शामिल होते हैं, जैसे कि खेत तैयार करना, रोपाई, बुवाई, निराई, कटाई। फसल अच्छी हो तो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर करते हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुवाई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं, दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थिति में, उनकी समस्याओं में काफ़ी समानता है। अब लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं वह कैसी है, क्योंकि ज़मीन के ऊपर भी तो फसल निर्भर करती है ना। जैसी ज़मीन होगी वैसी ही फसल होगी। कई लोग उस ज़मीन पर मजदूरी के रूप में निर्भर है। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाज़ार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वो पैसा उधार लेते हैं। तो गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार भी लेना पड़ता है और फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी ज़मीनों, व्यापार, अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसानों, खेतीहर मजदूर, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गाँव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिलता। अब इस पूरे चैप्टर के थ्रू आपने यह समझा होगा कि किसान लोग जो होते हैं वो किस तरीके से अपना जीवन बसर करते हैं। जो आसपास के दूर दूर के गांव हैं जिनके शायद नाम भी हम लोगों ने नहीं सुने होंगे, वहाँ पानी की, बिजली की कितनी समस्या है, उनकी ज़मीन की, जिनके पास ज़मीन ही नहीं है उन लोगों के लिए जीवन कितना कठिन है। ठीक है, ये सब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। और जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, उसमें आप शहरी जीवन की जितनी भी आजीविकाएं होंगी उनको समझेंगे। ठीक है, तो ये आपका उसके बाद क्लास 6 कंप्लीट हो जाएगा। इसकी जो प्लेलिस्ट का लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपने नहीं देखा होगा तो वहाँ से आप पूरी चैप्टर्स 8 के 8 चैप्टर्स आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने अपनी तैयारी अभी तक शुरू नहीं करी है और आप सीटेट क्लियर करना चाहते हैं, जुलाई अटेम्प्ट अगर आप देना चाहते हैं, तो आप अच्छे से अपनी पढ़ाई शुरू करिए और अपने एग्ज़ाम को क्लियर करिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।